तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रोसेस जिसका नाम है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऑफ वेव आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और यहां पे जो भी चीजें आप इंटरफेरेंस के बारे में सीखेंगे वो आपका वैलिड होगा इंटरफेरेंस ऑफ स्ट्रिंग वेव, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। ठीक है, 12th में हम लोग पढ़ते हैं लाइट वेव में YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वो भी आपका वहां पे वो जो पूरा एक्सपेरिमेंट है उसमें हम लोग इसी इंटरफेरेंस को पढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि अभी हम लोग स्ट्रिंग वेव पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसका ज्यादातर एप्लीकेशन स्ट्रिंग वेव के ऊपर करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले जो इंटरफेरेंस है उसके बारे में कुछ जनरल चीजें हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये जो जनरल चीजें हैं वो हर प्रकार के वेव के इंटरफेरेंस के लिए वैलिड है, चाहे वो स्ट्रिंग वेव हो, साउंड वेव हो या फिर लाइट वेव हो। क्लियर है? चलो अब देखते हैं। आप याद करो, जब ये चैप्टर हमने शुरुआत की थी वेव चैप्टर, तो हमने आपको बताया था कि इस यूनिवर्स में एनर्जी और मोमेंटम का जो फ्लो है वो दो फॉर्म में होता है, एक पार्टिकल के फॉर्म में और दूसरा वेव के फॉर्म में। यानी कि एनर्जी और मोमेंटम एक जगह से दूसरे जगह जो ट्रांसफर होता है वो पार्टिकल के फॉर्म में भी जा सकता है। जैसे किसी स्टोन को फेंकते हो तो स्टोन अपने साथ काइनेटिक एनर्जी लेके जाती है, तो वो हो गया एनर्जी और मोमेंटम का फ्लो आपका पार्टिकल के रूप में। और दूसरा, अगर हम लोग स्ट्रिंग के थ्रू या वाटर के अंदर या हम लोग कुछ बोल के जो साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं, ये भी अल्टीमेटली एनर्जी और मोमेंटम ही कैरी करता है, लेकिन ये वेव का फॉर्म होता है। और पार्टिकल और वेव में एक बहुत बड़ा जो फर्क होता है वो ये प्रोसेस जो है, ये जो फिनोमेनन है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है दैट इज इंटरफेरेंस, ये एक बिग डिफरेंस है बिटवीन वेव एंड पार्टिकल। ठीक है ना? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बीच अगर कोई चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो दोनों को एक दूसरे से अलग करती है, तो वो है बच्चों इंटरफेरेंस। तो आखिर ये इंटरफेरेंस होता क्या है? मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंटरफेरेंस को देखने से पहले आप कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम वाले लेक्चर को जरूर देख लीजिए। जो एसएचएम में आपने कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम पढ़ा था, एसएचएम वाले लेक्चर में याद करो आपको लास्ट में पढ़ाया गया था कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम्स में हमने जो पढ़ा था उसको आप यहां पे एक बार ढंग से रिवाइज करके इस लेक्चर को देखोगे तो थोड़ा मजा आएगा। ठीक है ना? उसको आप फटाफट रिवाइज करके इस लेक्चर को देखना। चलो, तो इंटरफेरेंस आखिर है क्या बच्चों? इसके नाम से भी क्लियर हो रहा है। जैसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि किसी और का किसी के स्पेस में आ जाना। जैसे तुम बोलते हो ना कि यार मेरे को अपने काम को करने में इंटरफेयर मत करो। इंटरफेयर करने का मतलब है कि आपके स्पेस में कोई और आ गया। ठीक है? तो मान लो कि अगर किसी रूम में मैं बोल रहा हूं, ठीक है, अगर मैं अभी बोल रहा हूं तो मेरी जो आवाज है, मेरा जो साउंड वेव है, वो इस रूम के सारे कोऑर्डिनेट्स को ऑक्यूपाई किए हुए है। अगर मैं बोल रहा हूं तो यहां पे इस रूम में जो साउंड वेव है मेरा, वो ट्रांसमिट हो रहा है रूम के हर एक पॉइंट पे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई दूसरा आदमी भी आके बोलने लगेगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी आवाज नहीं निकलेगी, इसलिए क्योंकि ये पूरा रूम जो है अभी मेरे वेव से भरा हुआ है तो उसका वेव नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जिस स्पेस में मैं साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा हूं, उस स्पेस में एक आदमी क्या 100 आदमी मिलके भी आके चिल्लाएंगे तो हर एक की जो आवाज है वहां पे मौजूद होगी। ये अलग बात है कि आप उसमें फिर फर्क करना आपके लिए मुश्किल होगा कि कौन सी आवाज किसकी है, लेकिन हर कोई अपना वेव प्रोड्यूस कर सकता है एंड वो वेव एक ही जगह पे मौजूद होगा। और बच्चों, ये प्रोसेस ही कहलाता है दैट इज मिक्सिंग ऑफ, ध्यान से सुनना, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर वेव। ठीक है ना? दो या दो से ज्यादा वेव की जो मिक्सिंग हो रही है इन सेम स्पेस एट सेम टाइम पे दो या दो से ज्यादा वेव का आ जाना, उनका मिक्स होना ही कहलाता है इंटरफेरेंस। आ रही है बात समझ में? तो इंटरफेरेंस का मतलब कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। इंटरफेरेंस का मतलब यह हुआ कि अगर किसी स्पेस में एक ही पॉइंट पे, एक ही कोऑर्डिनेट पे दो या दो से ज्यादा वेव अगर मौजूद हो जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। इसके कई सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। जैसे मान लो कि तालाब के सरफेस पे जो पानी है, ठीक है,
उसके ऊपर अगर हम लोग एक स्टोन को ड्रॉप करते हैं, पत्थर को गिराते हैं, तो आप देखते हो वाटर के सरफेस पे हलचल होती है, डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, और वो जो डिस्टरबेंस होता है बच्चों वो वेव होता है, दैट इज वाटर वेव। और एट द सेम टाइम अगर आप वहां पे 4-5 पत्थर गिरा दोगे तो सारे अपने अपने वेव्स को प्रोड्यूस करेंगे और तुम देखोगे कि वहां पे एक मिक्स्ड पैटर्न आपको दिखने लगेगा। तो वो भी कहलाएगा आपका इंटरफेरेंस, क्योंकि एक ही तालाब है, एक ही वाटर सरफेस है, लेकिन वेव प्रोड्यूस करने वाले कई सारे सोर्स हो गए, तो सारे वेव एक दूसरे में जो मिक्सिंग की जो प्रक्रिया वहां पे हो रही है वो क्या कहलाएगी, इंटरफेरेंस। जैसा कि आपने कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम में पढ़ा था कि क्या आखिर हमने पढ़ा क्या था कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम में, हमने तो यही पढ़ा था ना कि किसी एक पार्टिकल को एक साथ दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना हो। मतलब देखो एसएचएम में जैसे मान लो कि कोई पॉइंट है, उसको हमने कह दिया, जैसे मान लो अभी मैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम आपको याद दिला रहा हूं। मान लो इस पॉइंट को हमने कह दिया कि तुम्हें इस इक्वेशन के हिसाब से एसएचएम करना है, y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, कुछ फेज डिफरेंस डाल दिया। हमने कहा पहले पार्टिकल को, इस पार्टिकल को, कि यार इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए एसएचएम करो, तो ठीक है वो करने लगा। फिर किसी और टाइम पे हमने कहा तुम्हें इस इक्वेशन के हिसाब से एसएचएम करना है, तो भी करेगा। लेकिन अगर हमने उसे कह दिया कि यार ये दोनों एसएचएम तुम एक साथ करो, तब तो उसको कुछ रिजल्टेंट मोशन करना होगा ताकि वो इन दोनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई कर सके। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। और वेव में भी यही हो रहा है, वेव में भी दरअसल हो यही रहा है। आखिर वेव क्या है, वेव और एसएचएम में कोई फर्क तो बहुत ज्यादा है नहीं। एसएचएम में एक पार्टिकल एसएचएम करता है, वेव के दौरान क्या होता है कि जब वेव प्रोपेगेट करती है तो मीडियम के सारे पार्टिकल उस वेव के इक्वेशन के हिसाब से एसएचएम करते हैं। तो मान लो अगर कोई पॉइंट P है और यहां पे एक सोर्स है और यहां पे एक सोर्स है S2, इसने कहा कि इसने एक वेव भेजा P के पास, ठीक है, और S2 सोर्स ने भी P के पास वेव भेजा। अब देखो अगर सिर्फ S1 होता तो ये पॉइंट P S1 के हिसाब से, इस वेव के हिसाब से एसएचएम करता, और अगर S2 अगर होता तो सिर्फ S2 के हिसाब से एसएचएम करता। अगर ये दोनों मौजूद है तो इस पॉइंट को इस तरीके से रिजल्टेंट मोशन करना होगा ताकि वो एक वेव, दोनों ही वेव को सेटिस्फाई कर सके। तो इस तरीके से जो तुम्हें रिजल्टेंट पैटर्न दिखेगा वो रिजल्टेंट वेव होगा। और वो जो रिजल्टेंट दो वेव को जोड़ के जो एक तीसरा वेव तुम बना रहे हो, रिजल्टेंट वेव बना रहे हो, यही जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, इंटरफेरेंस। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दो तुम करोगे, 3 वेव भी इंटरफेयर कर सकते हैं, 4, 5 कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि हम लोग बेसिक फॉर्मूला पहले 2 को लेके पढ़ेंगे और फिर मैं एक जनरल चीज बताऊंगा जिससे आप कितने वेव के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? ध्यान से सुनना इन सारे बातों को। आगे एक पॉइंट और सुनो। इंटरफेरेंस जो होता है बच्चों वो एक स्पेशल रूल को फॉलो करता है और उस रूल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग न्यूटन लॉ को पढ़ते समय भी, मैंने आपको जब फोर्स का क्राइटेरिया बताया था कि फोर्स की प्रॉपर्टी आपको समझाई थी, तो उस समय भी मैंने आपको बताया था कि फोर्स जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, याद रखो, सुनो, ध्यान से सुनो, अभी मैं लिखवाऊंगा सारा कुछ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है बच्चों कि अगर आप किसी स्पेस में 2 या 2 से ज्यादा वेव को मिक्स करोगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको एक नया पैटर्न दिखेगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि वो उन दोनों वेव की जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो मेंटेन्ड रहेगी। आ रही है बात समझ में? मतलब कि अगर किसी स्पेस में 2 या 2 से ज्यादा वेव को अगर आप मिक्स करोगे, डेफिनेटली यू विल फाइंड न्यू पैटर्न, लेकिन उन दोनों वेव की अपनी आइडेंटिटी क्या होगी? मेंटेन्ड होगी। वो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के आने से कोई दुम दबा के भाग जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों वेव का अपना जो इफेक्ट है वो इंटैक्ट रहेगा। ये अलग बात है कि कोई आपको नया पैटर्न दिखेगा। तो इंटरफेरेंस जो है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। अगर कोई पूछे कि इसका क्या मतलब हुआ तो कहना कि देखो यार, जब भी हम लोग वेव को इंटरफेयर करवाएंगे, कभी कभी इंटरफेयर के जगह
सुपर इम्पोज वर्ड भी होता है, सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव। इंटरफेरेंस ऑफ वेव को हम लोग सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव भी बोलते हैं। तो जब भी आप वेव को सुपर इम्पोज या फिर इंटरफेयर करवाते हो तो जो भी कंपोनेंट वेव्स होते हैं उनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है यानी उनकी अपनी पहचान भी मेंटेन रहती है, लेकिन आपको जो दिखेगा वो रिजल्टेंट मोशन दिखेगा। क्लियर है? तो चलो मैं जो समझाया अभी इन सभी चीजों को भी लिखूंगा और फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो आप पहले हेडिंग दे दो, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। नेक्स्ट है बच्चों, इंटरफेरेंस इज द फिजिकल प्रोसेस इन विच टू और मोर वेव आर मिक्स्ड एट सेम टाइम एंड स्पेस। जो अभी आपको समझाया वही हमने यहाँ पे लिखवा दिया है। फिर आगे लिखा है ड्यू टू इंटरफेरेंस वी विल सी न्यू पैटर्न ऑफ रिजल्टेंट वेव। इंटरफेरेंस की वजह से आपको वेव का एक नया पैटर्न दिखेगा, है ना, रिजल्टेंट वेव का। फिर उसके बाद लिखा हुआ है ओनली वेव कैन इंटरफेयर पार्टिकल कैन नॉट। अभी हमने आपको बताया कि इस यूनिवर्स में दो टाइप के मोड हैं, मीडियम है जिससे आप एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर कर सकते हो। एक वेव का मेथड है, दूसरा पार्टिकल का। तो बच्चों सिर्फ जो आपका वेव है वही इंटरफेरेंस दिखा सकता है। आगे लिखा है हमने कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जो वेव का इंटरफेरेंस है वो आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है, जिसका मतलब है अभी मैं लिखवाता हूं। पहले इसको आप राइट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करो, राइट डाउन करो। कर लिया आपने? अब जैसे देखो वो है क्या, जिसका मतलब ये होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, the property of individual wave remains intact during the interference। आ रही है बात समझ में? मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कह रहा है कि इंडिविजुअल वेव की जो प्रॉपर्टी है वो इंटैक्ट रहेगी, बची हुई रहेगी, उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसे लिखो। अब बच्चों यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल ऑफ इंटरफेरेंस। अब एक इंटरफेरेंस के एग्जाम्पल को अभी हम लोग देखते हैं और फिर वहां से ये देखेंगे कि कोई नया पैटर्न जो वेव का बनेगा उसका इक्वेशन कैसे हम लोग देखेंगे और भी कई सारी चीज़ सीखेंगे। अब जैसे मान लो एक पार्टिकल है P, ठीक है, मीडियम में कोई पार्टिकल है जो P। इस P के पास दो सोर्स है ना, दो सोर्स S1 है और S2 है। S1 ने भी यहाँ वेव भेजा, S2 ने भी वेव भेजा। मान लो S2 के वेव को हम लोग पर्पल कलर से दिखा रहे हैं। अब ये दो वेव पहुंच रहा है, S1 से भी और S2 से भी। तो P एक रिजल्टेंट मोशन करेगा, तो उसकी जो रिजल्टेंट मोशन का क्या इक्वेशन होगा, उस रिजल्टेंट वेव का क्या इक्वेशन होगा, वो अपने को निकालना है। और यही मिक्सिंग को इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो अभी हम लोग दो ही वेव को लेके चल रहे हैं और फिर मैं अभी जो फॉर्मूला सिखाऊंगा उसके थ्रू आप कई वेव के भी इंटरफेरेंस को एक साथ आप उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो। अब जैसे देखो एग्जांपल के लिए मान लो सोर्स 1 का इक्वेशन है y इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। मान लो इसके द्वारा जो वेव वहां पे पहुंच रहा है, ठीक है, वो है y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। दूसरा वेव जो है जो सोर्स 2 से वहां पहुंच रहा है वो है a2 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। फिलहाल हमने ये मान लिया है कि दोनों वेव का वेवलेंथ वगैरह सब कुछ सेम है, ठीक है ना। बस क्या फ़र्क कर दिया मैंने, अब जरा ध्यान से देखो, दोनों वेव जो वहाँ पहुँच रहे हैं उनके एम्पलीट्यूड को डिफर कर दिया है, एक का A1 दूसरे का A2।
और फेज कांस्टेंट को, इसका फेज कांस्टेंट 0 है क्योंकि ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 0 है ना, कुछ नहीं है मतलब 0 है, और इसका फेज कांस्टेंट है फाई। अभी हम लोग इन दोनों वेव को इंटरफेयर करवाते हैं पॉइंट पी पे, है ना। इन दोनों वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस है, यहां पे फाई क्या है बच्चों, तो फाई इज द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस समझते हो ना, ये पूरा एंगल फेज कहलाता है और एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, इन दोनों वेव के बीच का क्या है वो फेज डिफरेंस, और ये फेज डिफरेंस कितना है तो फाई। तो मान लो इन दोनों वेव को इंटरफेयर करने से आपको एक न्यू वेव डेवलप हुआ, दैट इज y, तो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, और ये जो रिजल्टेंट वेव आया इसका इक्वेशन मान लेते हैं ए नॉट क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और मान लेते हैं इसका फेज कांस्टेंट है अल्फा। ध्यान से देखो, जब इन दोनों वेव को आपने इंटरफेयर करवाया तो जो रिजल्टेंट वेव मिला उसका एम्पलीट्यूड, दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये आपका क्या है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और ये जो आपका यहां पे है ये है फेज कांस्टेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव। अब देखो एक चीज कि आखिर इस इक्वेशन में ये दोनों कैसे हमें मिलेगा, ये सब तो खैर दिया हुआ है, ये दोनों, इन दोनों को ऐड करके ये निकालना है। अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो दो है, एक यूज करेंगे बाय ट्रिगोनोमेट्री और दूसरा इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एक हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक रूप से एक मैथमेटिकल टूल है जिसका नाम है फेजर डायग्राम, जो मैंने आपको वहां पे एसएचएम के लीनियर कॉम्बिनेशन के समय बताया था। एग्जैक्टली वो लगा देना है और हम लोग यहां भी उसी को ऑप्ट करेंगे, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक जो आपका मेथड है वो बड़ा मेथड है, वो हालांकि रियल है, वो बड़ा मेथड है, उसमें कई सारे अगर इक्वेशन को ऐड करना होगा तो आपको दिक्कत आ जाएगी। लेकिन जो मैं हाइपोथेटिकल मैथमेटिकल टूल बताऊंगा फेजर डायग्राम का, उससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान है। पहले बात इस चीज़ को समझो कि जो मैं भी फेजर डायग्राम ड्रॉ करना सिखाऊंगा, जो एसएचएम में भी सिखाया था, ये रियलिटी नहीं है। अब यहाँ मैं कुछ ऐसे टर्म्स बोलूँगा जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसका जो आउटकम है वो एग्जैक्टली हमारे डिजायर्ड रिजल्ट से मैच करेगा, जो हम चाहते हैं रिजल्ट, जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है उससे मैच करेगा। तो मैच करेगा तो इसलिए साइंटिस्ट ने इसको एडॉप्ट कर लिया है फेजर डायग्राम को। तो पहले आप लिखो, फिर मैं फेजर डायग्राम के मेथड से इसको सॉल्व करता हूं। तो बच्चों अब हम लोग सीखेंगे रूल्स फॉर फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम के रूल्स। तो देखो क्या करना होता है, सबसे पहले इसमें दो रूल आपको याद रखना है, बस काम खत्म, ठीक है ना। 2-3 रूल है, इसको यूज करना है आपको। सबसे पहले एक बात याद रखना, ये एक मैथमेटिकल हाइपोथेटिकल मैथमेटिकल टूल है जिसका इस्तेमाल हम लोग इंटरफेरेंस के रिजल्टेंट वेव के इक्वेशन को फाइंड आउट करने में करते हैं, ठीक है। तो रूल में आपका नंबर 1 में है अज्यूम amplitudes of wave as vector। उसको एक वेक्टर की तरह मानो, जो भी एम्पलीट्यूड है उसको हम एक रिप्रेजेंट करेंगे एक वेक्टर से। क्लियर है? तो जैसे हमारा यहां पे 2 वेक्टर हो जाएगा, 2 वेव को हमको इंटरफेयर करवाना है, एक का आपका एम्पलीट्यूड है A1 और दूसरे का है A2, तो A1 और A2 2 वेक्टर हो गए। फिर दूसरा है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स शुड बी
taken as angle between vectors। जो दोनों एम्पलीट्यूड को वेक्टर मानने के बाद उनके बीच का जो एंगल है वो कौन सा, वो एंगल कौन होगा? तो दोनों वेव का जो इक्वेशन है और दोनों वेव के इक्वेशन के बीच का जो फेज डिफरेंस है, वो फेज डिफरेंस ही उसके लिए क्या काम करेगा? एंगल का। जैसे कि देखो हमारे सामने एक इक्वेशन था y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरा इक्वेशन क्या था बच्चों? y2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस फाई। तो देखो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो है वो फाई है, और a1 और a2 दो वेक्टर है, दोनों के बीच का ये फेज डिफरेंस फाई है, तो यही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। क्लियर है? ये सब हम लोग हाइपोथेटिकली मान के चल सकते हैं। अब देखो यहां पे इसमें से जिसका फेज कांस्टेंट जीरो हो, जैसे इसका फेज कांस्टेंट जीरो है ना, कुछ नहीं लिखा हुआ है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका फेज कांस्टेंट क्या है? जीरो। तो उस वेक्टर को आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बनाना। देखो ये मैं फिर से बता रहा हूं, ये मैं आपको एक आर्ट सिखा रहा हूं, एक कला सिखा रहा हूं कि इंटरफेरेंस के प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है। ठीक है, तो पहले आप इसको राइट डाउन करो, फिर मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं। बना लिया आपने डायग्राम? लिख लिया आपने? चलो अब यहां पे देखते हैं बच्चों, सबसे पहली बात है कि जब जिसका फेज कांस्टेंट जीरो हो उसको आप हॉरिजॉन्टल बनाओ। तो ये हो गया आपका a1, एक वेक्टर हो गया। हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। और दूसरा वेक्टर जो तुमको बनाना है वो दूसरे एम्पलीट्यूड को वेक्टर मानते हुए, और कितने डिग्री पे बनाना है? तो जितना दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है। अब यहां गलती से एरो मत देना, क्योंकि ये दोनों वेक्टर रियल का नहीं है, ये हमारे दिमाग की उपज है। हमने इसको हाइपोथेटिकली मान लिया है, सिंबॉलिकली आपने a2 लिख दिया, a1 लिख दिया, और इनके बीच का जो एंगल है, इनके बीच का जो एंगल है बच्चों, वो ये हो गया आपका फाई। ठीक, तो आप याद करो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, उसमें हमने आपको बताया था कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट बीच में ही कहीं आता है। तो ये आपका हो गया ए नॉट, है ना, और ए नॉट जो है यही आपके लिए क्या है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। क्लियर? चलो अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? अच्छा, उसके बाद तुम देखो एकदम बैक में जाके, इससे भी प्रीवियस वाले डायग्राम में चलते हैं। तो जो रिजल्टेंट इक्वेशन आया था उसका फेज कांस्टेंट अल्फा था। तो ये अल्फा क्या, कौन सा एंगल होगा? तो अल्फा जो एंगल होगा वो a1 के साथ होगा, है ना। जैसे कि हम लोग यहाँ पे a1 को क्या मान के चल रहे हैं? ये है a1, a1 को हम लोग एकदम हॉरिजॉन्टल मान रहे हैं। जिसका फेज कांस्टेंट जीरो हो, जिसका फेज कांस्टेंट जीरो हो तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, और उससे जो एंगल बनेगा तो उससे, जैसे ये ओमेगा टी माइनस के एक्स है, और रिजल्टेंट इक्वेशन क्या आया था? ए नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा। तो जैसे ये प्लस जीरो करोगे, ये प्लस फाई है, ये प्लस अल्फा है, तो ऑटोमेटिकली जो प्लस जीरो है, यानी कि जिसका फेज कांस्टेंट जीरो है, उसको हॉरिजॉन्टल बनाया, रिजल्टेंट बीच में आया, तो ये एंगल हो गया अल्फा, और इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो आपका क्या है? फाई। क्लियर है? तो बाकी प्रीवियसली तो सब कुछ आपने लिख ही रखा है, ये तो पहले ही आपने लिख रखा है, तो आप सिर्फ इस डायग्राम पे ध्यान दो। अब हमको ये अल्फा भी निकालना है और ये ए नॉट भी निकालना है। तो क्या करेंगे? तो वेक्टर याद करो, वेक्टर का एडिशन याद करो। तो वेक्टर के एडिशन के हिसाब से अगर चलें बच्चों, तो सीधा हम लिखेंगे रिजल्टेंट जो हमारा है दैट इज ए नॉट। ये हमारा रिजल्टेंट जो होगा, दिस इज अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। याद है ना, अगर वेक्टर a और b को जोड़ते हैं तो होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ a और b का रोल प्ले कर रहा है a1 और a2, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे a1 a2, और दोनों के बीच का एंगल, तो वहां थीटा मानते थे, यहां दोनों के बीच का एंगल यानी फेज डिफरेंस ये कितना है? फाई। तो इसको हम लोग लिख देंगे यहां पे कॉस फाई, दिस इज कॉस फाई। और ये फाई क्या है बच्चों?
तो ये फाई जो है, ये फाई है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस एकदम याद रखना। तो इस तरीके से आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो इस फेजर डायग्राम की मदद से। ध्यान से देखो, और कैसे निकालोगे, तो पहले वेक्टर का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे का प्लस 2ab, तो 2a1 a2 cos फाई। क्लियर? तो ये आपका निकल गया। डायग्राम बनाने का तरीका समझे, जिसका फेज कांस्टेंट 0 है उसको हॉरिजॉन्टल बनाना है, दूसरा जो है वो फाई एंगल पे बनेगा, और तीसरा जो होगा वो इन दोनों के बीच में ही आएगा। क्लियर? चलो, एक तो ये हो गया आपका फाई निकल गया। अब ये अल्फा भी निकल जाएगा। तो आप याद करो, वेक्टर में मैंने आपको सब बता रखा है। वेक्टर ने बता रखा है कि दो वेक्टर के बीच का जो रिजल्टेंट है और रिजल्टेंट किसी के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो याद करो फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया था। फॉर्मूला लिखवाया था कि साइन अल्फा इज इक्वल टू, जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है वो वाला वेक्टर डिवाइडेड बाई रिजल्टेंट इनटू दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, जो कि क्या है आपका फाई। तो आप इसको याद रखना, ये वेक्टर सही है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में अब अपने को यहाँ पे a2 भी दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, a0 हम लोग निकाल चुके होंगे, फाई दोनों के बीच का फेज डिफरेंस होगा, तो अल्फा की भी वैल्यू निकल जाएगी, और अल्फा जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स a2 बाई a0 साइन फाई। ठीक है, इसको राइट डाउन करो, फिर हम लोग आगे देख। तो बच्चों हमने देखा कि अगर वेव को इंटरफेयर करवाते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड का जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर के एडिशन की तरह आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसका एक एग्जांपल देखो। अब जैसे देखो, मान लो कि एक वेव दिया हुआ है, मान लो एक वेव है y इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, और दूसरा वेव है बच्चों y2 इक्वल्स टू a2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इन दोनों वेव को क्या करवाया गया, इंटरफेयर। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो सबसे पहले तुम ये देखो कि ये साइन के फॉर्म में दिया हुआ है, ये कॉस के फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन साइन को कॉस में कन्वर्ट करना या कॉस को साइन में कन्वर्ट करना ये तो बहुत आसान काम है। तो हम लोग बहुत आराम से ये जो कॉस लिखा हुआ है आपका, इसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं a2, और जहां कॉस है आपका इसको तुरंत साइन में कन्वर्ट कर लो, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स अब प्लस पाई बाई 2। साइन 90 प्लस थीटा आपका कॉस थीटा होता है, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स में आप पाई बाई 2 ऐड कर दो। तो अब जरा इन दोनों इक्वेशन को मैच करवा के देखो, इन दोनों इक्वेशन को मैच करवाओगे तो आपको दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो है वो नजर आ जाएगा पाई बाई 2। तो जो रूल हमने कहा था उस रूल के हिसाब से चलो। आप सबसे पहले a1 को, जिसका फेज कांस्टेंट 0 है, उसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लो और इसका नाम रख दो आप यहाँ पे a1, और जो दूसरा है जिसका नाम a2 है उसको आप इस तरीके से ड्रॉ कर लो, दिस इज a2। और a1 और a2 के बीच का जो एंगल है बच्चों, ये एंगल आपका है 90 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो बीच में कहीं आएगा, दैट इज AR। ये रिजल्टेंट निकल के आ गया। तो AR की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो AR इज इक्वल टू अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस 90। और कॉस 90 आपको पता है कितना होता है बच्चों, तो कॉस 90 हो जाएगा आपका 0। तो ऑटोमेटिकली ये जो AR है, ये AR ये हो जाएगा अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया, विच इज अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। इतना सिंपल है बच्चों। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसको सॉल्व करने में तकलीफ होगी, आप एकदम आराम से वेक्टर ही समझो, एक तरीके से वेक्टर ही है। तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। इसके अलावे अब ये एंगल भी आप निकाल सकते हो। ये एंगल मान लो अल्फा है, AR जो है वो A1 के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो इसके लिए भी हमने आपको बता रखा है फॉर्मूला। क्या बताया है बच्चों,
तो साइन अल्फा इज इक्वल टू, जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है वो लिख दो, दैट इज A2 अपॉन AR, ठीक है, इंटू साइन और दोनों के बीच का एंगल, दोनों एम्पलीट्यूड के बीच का एंगल यानी फेज डिफरेंस, और वो आपका 90 है तो लिख दोगे साइन 90। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से आ जाएगा A2 अपॉन AR, और AR तो तुमने यहाँ निकाल रखा है, AR मतलब रिजल्टेंट, A0 बोल लो या AR जो मर्जी है बोल लो। तो इस तरीके से अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स A2 अपॉन AR, ठीक है। तो अल्फा भी यहाँ से निकल जाएगा। तो हम लोग फाइनल इक्वेशन जो लिखेंगे बच्चों, फाइनल इक्वेशन जो लिखेंगे, तो फाइनल इक्वेशन कभी कभी क्या होता है कि दोनों आपको ये इक्वेशन दे देगा कि इन दो वेव को इंटरफेरेंस करवाया जा रहा है, तो फाइनल वेव का इक्वेशन लिखो, तो आप सीधा यहाँ पे लिख दोगे AR और यहाँ लिखोगे साइन ओमेगा t माइनस KX, और जहाँ पे बात रही अल्फ़ा की तो अल्फ़ा यहाँ से निकल जाएगा। तो आपको अगर एक्चुअल क्वेश्चन में A2 AR सब दिया हुआ रहेगा तो आप अल्फ़ा यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इसका आंसर यहाँ पे निकल के आ गया। तो इसको राइट डाउन करो। अब बच्चों बात करते हैं, देखो इस क्वेश्चन में टोटल 3 वेव का इक्वेशन दिया गया है, y1, y2 और y3, तीनों साइन के फॉर्म में ही है। जानबूझ के मैंने तीनों का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी ये सब सेम दे दिया है। डिफरेंस इनके फेज कांस्टेंट में कर दिया जिससे कि इनके बीच में फेज डिफरेंस आ जाए। तो इनको इंटरफेयर करवाया गया सेम पॉइंट पे, सेम टाइम पे। तो आपको बताना है देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो जो रिजल्टेंट वेव यहां से पैदा होगा उसका इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का। इसको कर लिया आपने? चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, इस देखते हैं। पहली बात कि यहां पे आपका जो है ये 3 इक्वेशन है, y1, y2 और y3। ओके, ये 3 इक्वेशन है, y1, y2 और y3। अब इन तीनों इक्वेशन को आपको इंटरफेयर करवाना है और तीनों का एम्पलीट्यूड सेम है। तो आपको जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि आप इन तीनों को वेक्टर्स मान लो, और जिसका फेज कांस्टेंट 0 है, जैसे यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब इसका फेज कांस्टेंट 0 है, उसको हॉरिजॉन्टल बना लो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बना लो। ये π/3 मतलब 60 डिग्री पे होगा, एंड दिस इज 2π/3 120 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो अब देखो इसका डायग्राम कैसे हम लोग बनाएंगे और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो सीधी सी बात है, पहला आपका ये आ गया, दूसरा आपका बीच में ऐसे आ गया, और तीसरा आपका ऐसे आ गया, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 60 डिग्री है, ये सेकेंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ये थर्ड को। तो इस तरीके से ये 3 वेव है, तीनों को हमको अभी क्या करना है, इंटरफेयर करवाना है। तो बच्चों अब कुछ देर के लिए आप भूल जाओ कि हम लोग वेव पढ़ रहे हैं, हमें ये समझना चाहिए हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं। तो ये वेक्टर है A जिसका मैग्नीट्यूड A है, इसका मैग्नीट्यूड A है, और बीच का एंगल है 120 डिग्री, ये बीच वाले को भी रहने दो। तो ऑटोमेटिकली आपको पढ़ाया गया है कि दो वेक्टर का इक्वल मैग्नीट्यूड हो तो उसका रिजल्टेंट ठीक बीच में ही आता है, ठीक बीचों बीच आएगा। तो ये टोटल आपका 120 डिग्री है, तो उसका ठीक बीचों बीच तो ये 60 डिग्री ही होगा। तो अल्टीमेटली ये नंबर 1 और नंबर 3 का जो रिजल्टेंट आएगा वो नंबर 2 के लॉन्ग ही आएगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों ये डायग्राम छोटा होके ऐसे हो जाएगा, ये तो आपका नंबर 2 था ही जिसका मैग्नीट्यूड A था, और इन दोनों का रिजल्टेंट भी आपका इधर ही आ जाएगा। तो डबल हेड कर दो, मतलब कि एक नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा नंबर 1 और नंबर 3 के रिजल्टेंट को। तो इस तरीके से ये रिजल्टेंट आएगा। और ये कितना रिजल्टेंट आएगा, तो आप देखो पहले इन दोनों को ऐड करो। तो आपको याद होगा हमने बताया था कि रिजल्टेंट निकालने के लिए A' मान लेते हैं उसको, तो A' हमारा इधर ही है और A तो इधर ही है। तो नेट रिजल्टेंट जो आएगा आपका A प्लस A', क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। A' कैसे निकालोगे, तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है 2A cos θ/2, है ना, याद है वेक्टर में। तो एंगल 120 डिग्री है, तो 120 याद करो, वेक्टर में हमने बताया हुआ है कि दो वेक्टर का इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, तो उसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं 2x cos θ/2। तो 2A, x की जगह A लिख देंगे, मैग्नीट्यूड है, cos θ/2।
तो एंगल है 120 डिग्री, तो 120 डिवाइडेड बाई 2, तो बच्चों यहाँ से ये 2a एंड दिस इज cos 60, cos 60 आपका आता है 1/2, तो a डैश निकल के आ गया आपका a। तो हम लोग यहाँ से बहुत आराम से कह सकते हैं कि रिजल्टेंट जो निकल के आएगा a प्लस a यानी कि 2a, तो ये रिजल्टेंट आपका निकल के आया 2a। ठीक, और रही बात इसके फेज कांस्टेंट की, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बनाएगा वो 60 डिग्री का ही बनाएगा। तो फाइनल इक्वेशन जो लिखोगे, रिजल्टेंट इक्वेशन जो लिखोगे, तो कैसे लिखेंगे, ए आर, रिजल्टेंट इक्वेशन लिखेंगे ए आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा। तो ए आर की जगह लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 2a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये जो एंगल अल्फ़ा है, अल्फ़ा की जगह 60 डिग्री रखेंगे क्योंकि ये बीच में ही जा रहा है, तो 60 की जगह आप क्या लिख दोगे, π/3। तो ये इस तरीके से आप फेजर डायग्राम की मदद से रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन निकाल सकते हो, चाहे इंटरफेरेंस दो वेव के बीच कराओ या दो से ज़्यादा करवाओ। तो इसे लिख लो। अब बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंटेंसिटी ऑफ वेव ड्यूरिंग इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के दौरान वेव की इंटेंसिटी का क्या होगा। आप याद करो, आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि इंटेंसिटी जो होती है किसी भी वेव के, खासकर हम लोग यहाँ पे अगर स्ट्रिंग वेव की बात करें तो इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ये बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है ना। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एग्जैक्ट फॉर्मूला हम लोग देखें तो याद करो, इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारा आया था इस फॉर्मेट में 1/2 रो, है ना, 1/2 रो वेव की वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। क्लियर है। तो अब देखो, मान लो कि जो आपका ये रो है, ये डेंसिटी, ये तो मीडियम की खासियत है, वेव की वेलोसिटी भी आपकी मीडियम की खासियत है। ओमेगा मान लेते हैं जो वेव है, जैसे जिसको हमको इंटरफेयर करवाना है, वो दोनों वेव है, एक है a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरा वेव है बच्चों y2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब इन दोनों वेव का मान लो फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ सेम है, डिफरेंस क्या है आपका a1 और a2 का, ठीक है ना। बाकी सारा फैक्टर तो सेम ही होगा। तो एक काम करते हैं, क्यों ना इसको हम लोग ऐसे लिख लें, I1 इज इक्वल टू सी इंटू a1 स्क्वायर। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और इसी तरीके से I2 यानी वेव 2 की जो इंटेंसिटी होगी वो I2 इक्वल्स टू हो जाएगी सी a2 स्क्वायर। तो सी a1 स्क्वायर और सी a2 स्क्वायर, ये दो फॉर्मूला अपना निकल के आया। मतलब मान लो अब इन दोनों वेव को जब आप इंटरफेयर करवाते हो बच्चों, तो सबसे पहले आपने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए a0 लिखो या ar लिखो, बात बराबर है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आया था अपना अभी, वो आया था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस फाइव, ये निकल के आया था। क्लियर है। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ar स्क्वायर इक्वल्स टू, ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस फाइव। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो c ar स्क्वायर, जहां पे c जो कांस्टेंट है वो क्या है, 1/2 रो v वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों सी a1 स्क्वायर प्लस सी a2 स्क्वायर प्लस 2c a1 a2 इंटू कॉस फाइव। अब एक काम करो, ये देखो क्या है, तो दिस इज इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, है ना, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट, दोनों वेव के इंटरफेरेंस से जो वेव मिलेगा
उसकी इंटेंसिटी होगी। तो बच्चों ये जो वेव वहाँ पे इंटरफेयर करने के बाद जो वेव मिलेगा, रिजल्टेंट वेव, उसकी इंटेंसिटी हो गई आई आर, इक्वल्स टू ये हो जाएगा I1 जैसा कि देखो, प्लस ये हो जाएगा I2 प्लस। अब इसको कैसे लिखोगे? देखो, इसको हम चाहें तो अपने मन से लिख सकते हैं 2 इंटू अंडर रूट सी इंटू A1 इंटू अंडर रूट सी इंटू A2 इंटू कॉस फाई। ऐसा करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे अंडर रूट सी इंटू अंडर रूट सी, सी तो हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा लिखने का तुम पूछोगे फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ, अब इस अंडर रूट सी A1 को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यहां अंडर रूट कर दें दोनों तरफ, तो अंडर रूट I1 इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट सी इंटू A1। ठीक है, पहले इतना लिखो फिर आगे मैं बात करता हूं, जल्दी से लिखो। लिख लिया आपने? चलो देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे इसको लिख सकते हैं बच्चों, आई आर इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है, प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2 इंटू कॉस फाई। आ रही है बात समझ में? इसको अंडर रूट I1, इसको अंडर रूट I2। तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आया। ये तो लिख चुके, इसके ऊपर वाला तो लिख चुके हो ना पहले, ये तो आप लिख ही चुके हो, ये पहले ही हमने लिखा था। अब ये आप आखिरी में ये रिजल्ट आया अपना। तो ये जो रिजल्ट आया बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, ये आपको बहुत जगह काम आएगा। तो दिस इज इंटेंसिटी, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। ये बच्चों इंटेंसिटी है किसकी? रिजल्टेंट वेव की। और ये फाई क्या है? तो फाई है आपका फेज डिफरेंस। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे देख सकते हो कि आपका इंटेंसिटी ऐसे निकल गया। लेकिन अब ये तो हो गया एक बात, लेकिन बच्चों हम लोग एक खास प्रकार के रिजल्टेंट में इंटरेस्टेड है। कहोगे वो कौन सा खास प्रकार है? देखो, एक फॉर्मूला इंटेंसिटी वाला तो ये अपना निकल के आया, और एम्पलीट्यूड वाला क्या निकल के आया था कि AR इक्वल्स टू अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। यही आया था ना। हम लोग कौन से इक्वेशन में इंटरेस्टेड हैं वो जरा मैं आपको बता दूं कि क्या इक्वेशन किस में इंटरेस्टेड है। देखो, जब दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हो तो आपको याद होगा वेक्टर याद करो, तो रिजल्टेंट किसी खास एंगल के लिए मैक्सिमम भी होता है और किसी खास एंगल के लिए मिनिमम भी होता है। जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है तो उस केस में cos 0 हम लोग पुट करते हैं, और cos 0 1 होता है, और एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट क्या आएगा? मैक्सिमम। और वही एंगल अगर आपका 180 होता है, यानी दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो उस केस में आपका जो रिजल्टेंट आता है वो मिनिमम आता है। तो वो बात यहां भी सही है। तो हम लोग ऐसे तो देखो, जो आपका इंटरफेरेंस है वो तो किसी भी फेज डिफरेंस के लिए होगा, लेकिन दो खास एंगल पे हम लोग ध्यान देंगे। एक होगा वो 0 डिग्री और एक अपोजिट यानी 180 के लिए। 0 पे जो आपको इंटरफेरेंस मिलेगा उसमें आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, मैक्सिमम पॉसिबल। और जो अपोजिट फेज, जिसको अपोजिट फेज भी बोलते हैं या आउट ऑफ फेज भी बोलते हैं, उस केस में जो आपको इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड मिलेगी वो मिनिमम मिलेगी। तो हम लोग इस मैक्सिमा और मिनिमा के लिए भी काम करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं तो बच्चों अब यहां पे देखो, यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका इंटरफेरेंस है इसमें हम लोग दो मेन टाइप पे ध्यान देंगे, मैक्सिमम इंटेंसिटी या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के समय और मिनिमम
या मिनिमम एम्पलीट्यूड या मिनिमम इंटेंसिटी के समय। सबसे पहली बात है कि इसमें देखो क्या है आपका स्पेशल केस। स्पेशल केस, इसको स्पेशल केस में डालेंगे। स्पेशल केस में पहला होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा होगा बच्चों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्ट का मतलब कुछ चीज बनाना है ना, तो स्वाभाविक सी बात है ये आपका वो मैक्सिमा वाला ही केस है। इसको मैक्सिमा भी बोलते हैं, बच्चों फिजिक्स के लैंग्वेज में। यानी यहां पे आपका क्या होगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ वेव साथ ही साथ इंटेंसिटी क्या होगी मैक्सिमम, और जो ये होगा डिस्ट्रक्टिव ये होगा आपका मिनिमा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग मिनिमा। अब ये मैक्सिमम मिनिमा का केस देखते हैं, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस देखते हैं। तो पहले आप इसको राइट डाउन करो, वीडियो पॉज करके। कर लिया आपने? चलो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव की। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? तो बहुत स्वाभाविक सी बात है बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जब कभी भी बात आएगी तो सबसे पहली बात यह है कि ये कॉस फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए मैक्सिमम। कॉस फाई का वैल्यू मैक्सिमम होगा तभी आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी आपका मैक्सिमम होगा और रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी आपकी क्या होगी मैक्सिमम। ठीक है, अब ये कॉस फाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? तो हम लोग को मैथमेटिक्स से पता है कि कॉस फाई मैक्सिमम हो सकता है 1। कॉस या साइन कोई भी मैक्सिमम उसकी वैल्यू जो हो सकती है वो हो सकती है +1। अब कॉस फाई 1 कब होगा? तो बहुत सिंपल है, जब फाई की वैल्यू 0 हो, कॉस 0 या कॉस 2 पाई या कॉस 4 पाई या कॉस 6 पाई ETC। तो क्यों ना हम एक रूल बना दें, जब फाई की वैल्यू 2 पाई n के बराबर हो, अगर दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस का एंगल 2 पाई n के बराबर हो, जहां n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। अब कुछ भी यहां पुट करो तो देखो 0 पुट करोगे तो 0 डिग्री, 1 पुट करोगे तो 2 पाई, 2 पुट करोगे तो 4 पाई। तो अगर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस इस इक्वेशन से दिया जाए फाई इक्वल्स टू 2 पाई n, तो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा होगा। उस केस में आपका एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा और इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। अब वो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? तो बच्चों वो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा तो AR की जगह अब A मैक्स लिख देते हैं। तो फॉर्मूला अभी हम अपने को पता है कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और कॉस फाई की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 रख दोगे तो ये हो जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ऑटोमेटिकली A मैक्स जो निकल के आएगा सिंपली A1 प्लस A2। कैसे? तो देखो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो A प्लस B का होल स्क्वायर अंडर रूट गया तो सिर्फ ये बचा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के दौरान दोनों वेव के एम्पलीट्यूड को अलजेब्रिकली ऐड कर दो, तो जो आपका एम्पलीट्यूड मिलेगा वो मैक्सिमम होगा और उस समय इंटरफेरेंस कैसा हो रहा होगा कंस्ट्रक्टिव। आ रही है बात समझ में? अब यहां पे देखो एक चीज और, कहोगे इंटेंसिटी की बात कीजिए सर, तो इंटेंसिटी भी आपकी मैक्सिमम होगी I मैक्स। तो इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला अपना क्या था? तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला था, याद करो कुछ देर पहले ही हमने लिखा IR इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2।
तो दोनों को चाहो तो एक ही अंडर रूट में लिख सकते हो या अलग अलग भी लिख सकते हो। यहां मैंने जगह कम की वजह से एक ही साथ लिख दिया, अंडर रूट I1 इंटू I2 इंटू कॉस फाई। तो कॉस फाई की वैल्यू कंस्ट्रक्टिव के लिए 1 रखोगे तो ये तो 1 हो जाएगा। तो फिर देखो ये क्या हो गया, तो आई मैक्स बराबर हो गया I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2। अब इसको चाहो या तो ऐसे ही रहने दो, यही हो गया आंसर आई मैक्स, लेकिन चाहो तो इसको एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। आई मैक्स बराबर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। और यही आप याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ये कैसे आ गया, समझ में आ रहा तुमको? देखो ये I1 है तो I1 को लिख सकते हैं अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 है। तो ये a प्लस बी प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया। तो आइदर आप ये याद रखो ऊपर वाला, और इसी को चाहो तो इस फॉर्मेट में भी लिखोगे। इसको अगर सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के दौरान जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है वो दोनों दोनों के एम्पलीट्यूड को अल्जेब्रिकली ऐड कर दो, और इंटेंसिटी को सीधा ऐड नहीं करना, इंटेंसिटी के अंडर रूट को, दोनों के इंडिविजुअल इंटेंसिटी के अंडर रूट को ऐड करके होल स्क्वायर कर देना है। क्लियर? और जो कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, वो कंडीशन ये है कि cos फाई इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1। cos फाई इक्वल्स टू होना चाहिए 1, या फिर आपका जो एंगल है वो 2 पाई एन के बराबर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसको राइट डाउन करो। ठीक है बच्चों, तो आपने लिख लिया। अब आगे देखो, अब यहां पे एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज। आपको याद होगा जब मैं आपको वेव का कैरेक्टर बता रहा था तो उस समय एक चीज आपको हमने बताई थी, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन, है ना। पाथ डिफरेंस क्या होता है बच्चों? तो किसी पॉइंट तक वेव को पहुंचने का जो रास्ता वेव तय करता है उसको हम लोग बोलते हैं पाथ डिफरेंस। और उस पाथ डिफरेंस से दो अलग अलग रास्ता, अगर दो वेव अलग है, जैसे देखो इस बात को समझो पहले से, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। मान लो ये पॉइंट P है, अब एक सोर्स है S1, इसने यहां तक वेव भेजा ऐसे, और दूसरा सोर्स है बच्चों S2, तो S2 ने भी वेव भेजा, S2 ने भी वेव भेजा, और इन दोनों के रास्ते में, यानी कि देखो S1 का जो वेव है ये कम डिस्टेंस कवर कर रहा है और S2 का वेव ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इन दोनों के वेव के बीच में जो डिस्टेंस है, वेव के रास्ते में जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस आ रहा है, उसी को हम लोग डेल्टा एक्स या क्या बोलते हैं इसको, पाथ डिफरेंस। आपको ऑलरेडी बता रखा है हमने, इसको क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस से क्या पैदा होता है, फेज डिफरेंस। उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, जाके आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। फेज डिफरेंस जो होता है, फेज डिफरेंस जो होता है बच्चों, ये होता है k इंटू डेल्टा एक्स। यानी पाथ डिफरेंस से आप फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? तो k से मल्टीप्लाई करके। क्लियर? अब तुमने अभी देखा कि जब हम लोग इंटरफेरेंस करवाते हैं तो फेज डिफरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि उसी से आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आप डिफाइन कर पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब है, ये फेज डिफरेंस को अगर हम पता कर लेंगे तो आसानी से हम लोग AR या IR यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। और ये फेज डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या दिया हुआ होना चाहिए, पाथ डिफरेंस। तो कभी कभी क्वेश्चन में दो वेव दिया रहेगा, खासकर जो साउंड वेव या लाइट वेव के क्वेश्चंस होते हैं, जो साउंड वेव और लाइट वेव का जो इंटरफेरेंस होता है वहां पाथ डिफरेंस ही दिया रहता है। तो अगर पाथ डिफरेंस आपको दिया हुआ है तो पाथ डिफरेंस को आसानी से आप फेज डिफरेंस में कन्वर्ट कर लोगे और फिर बता दोगे कि क्या कैसा रिजल्टेंट यहाँ पे जो इंटरफेरेंस के बाद मिलने वाला है इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड का, वो मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो
तो अब जैसे देखो तो फेज डिफरेंस इक्वल्स टू क्या आ गया, के इंटू डेल्टा एक्स। अभी जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो अभी हमने देखा कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फेज डिफरेंस होना चाहिए बच्चों, फेज डिफरेंस, उसका फॉर्मूला भी हमने निकाला 2πn, निकाला ना 2πn, यानी फेज डिफरेंस होना चाहिए आपका 2πn, तब जाके वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पे आपका n जो है 0 1 2 3 समथिंग समथिंग कुछ भी लिख सकते हो। अब जहां फेज डिफरेंस लिखा हुआ है वहां चाहो तो तुम लिख सकते हो k इंटू डेल्टा एक्स, तो k इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2π इंटू n, है ना, याद है ना, फेज डिफरेंस के लिए लिख सकते हैं k इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस। और बच्चों k का फॉर्मूला क्या होता है, तो k का फॉर्मूला होता है 2π बाई लैम्डा। तो हम लोग बहुत आसानी से यहां लिख सकते हैं 2π अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2πn। अब देखो एक बहुत जबरदस्त चीज तुम्हें पता चलेगा, यहां से 2π कैंसिल हो गया, तो सीधी सी बात है k की जगह हमने लिख दिया 2π बाई लैम्डा, और तो सीधी सी बात है डेल्टा x जो है वो निकल के आ गया n लैम्डा। बच्चों इसको आप याद रखो, ये दिस इज कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये आपका कंडीशन है किस चीज के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। मतलब कि जहां पे आप कह सकते हो कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाना हो तो दोनों वेव के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। मतलब कि डेल्टा x की वैल्यू, पाथ की वैल्यू n की जगह 0 करोगे, या तो उनके बीच कोई पाथ डिफरेंस ही ना हो, यानी दोनों से पहुंचने वाला वेव इक्वल पाथ ट्रेवल करके पहुंचे, या लैम्डा के बराबर हो, या 2 लैम्डा के बराबर हो, या 3 लैम्डा के बराबर हो। तो बच्चों आप ये दोनों चीज याद रखना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो आपका एंगल का डिफरेंस होना चाहिए वो 2πn, और जो पाथ का डिफरेंस होना चाहिए वो n लैम्डा, जहां पे लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो इसको अच्छे से याद रखना, इसको प्रॉब्लम बनाते समय आपको बहुत मदद करेगा। ये लिख लो, इसे लिख लिया आपने। चलो, तो फाइनली हम लोग ये समझ गए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो सिंपली A1 प्लस A2 के बराबर है, और मैक्सिमम इंटेंसिटी जो निकल के आ रही है वो अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 के होल स्क्वायर के बराबर है। आगे बढ़े, चलो अब बात करते हैं बच्चों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब हम लोग बात करते हैं यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखो क्या होगा इस केस में। अब आप अंदाजा लगाओ क्या होगा इस केस में। आपको एम्पलीट्यूड चाहिए मिनिमम, एम्पलीट्यूड भी मिनिमम चाहिए, है ना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी क्या चाहिए, मिनिमम, ये दोनों ही मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम के लिए आप बताओ क्या होता है, दो वेक्टर का मिनिमम रिजल्टेंट तब आता है जब उनके बीच का एंगल दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। तो इसका मतलब है ये दोनों मिनिमम कब आएगा, और मिनिमम का मतलब ही हो गया कि आपका cos फाई की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो cos की मिनिमम वैल्यू -1 होती है ना, cos की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1। तो cos फाई का वैल्यू यहां पे क्या रखोगे, -1। तो AR जो मिनिमम आएगा, दैट इज मिनिमम AR, ये आ जाएगा अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर -2A1 A2। ठीक है, माइनस क्यों रख दी हम लोग, क्योंकि cos फाई की वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं, -1। तो यहां से ये आ गया आपका AR और अंडर रूट A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर।
तो ये मिनिमम एम्पलीट्यूड जो निकल के आ गया वो आ गया A1 माइनस A2। इसको चाहो तो मॉड में डाल दो। मॉड में इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अपने को पता नहीं कि दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन जो भी बड़ा जो भी छोटा है, बड़े में से छोटे को घटाना है और जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो आपका आ जाएगा A मिनिमम। और इसी तरीके से बच्चों इस केस में इंटेंसिटी की जो मिनिमम वैल्यू होगी तो बहुत आराम से आप लिख सकते हो √I1 माइनस √I2। डायरेक्ट चाहो तो लिख सकते हो। मैक्सिमम के केस में √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर था, मिनिमम के केस में आपका ये निकल के आया √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये निकल के आ गया आपका I मिनिमम। क्लियर? सवाल ये है कि ठीक है, ये A मिनिमम है जो कि यहां पे आपका आ रहा है, और या I मिनिमम, A मिनिमम हो गया A1 माइनस A2, I मिनिमम हो गया √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम लोग मिनिमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मिनिमा। वेव के केस में ये आपका मिनिमा हो गया। सॉरी, इसको सही से लिखते हैं, ये आपका हो जाएगा मिनिमा। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये cos फाई -1 कब आता है? तो इसके लिए भी चाहे तो हम एक जनरल फॉर्मूला बता सकते हैं। जब फाई की वैल्यू 180 डिग्री हो, 180 डिग्री कहने का मतलब पाई हो, है ना। cos पाई क्या होता है? -1, या फिर 3 पाई हो, या फिर 5 पाई हो, या फिर 7 पाई हो। आ रही है बात समझ में? तो cos की ये सब वैल्यू या तो पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, 7 पाई हो, तो cos फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। तो एक काम करते हैं, ये फाई एंगल का एक जनरल इक्वेशन बना लेते हैं, और वो जनरल इक्वेशन जो मैं बताऊंगा उसको अच्छे से आपको याद रखना है। और वो इक्वेशन हो जाएगा बच्चों 2n + 1 × पाई। क्लियर? या तो आप इस फॉर्मेट में याद रखो, या फिर मैं इससे ज्यादा अच्छा सजेस्ट ये कहूंगा कि आप इसको ऐसे याद रखो n + ½ × 2 पाई। इस फॉर्मेट में इसलिए देखो, बुक में आपको ऐसा भी मिलेगा और ऐसा भी मिलेगा, लेकिन मैं कहूंगा कि जब आप इस तरीके से याद रखते हो, जैसे कंस्ट्रक्टिव के लिए n × 2 पाई, तो 2 पाई का ही मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं, तो यहां भी 2 पाई रखो। तो 2 पाई को अगर n से मल्टीप्लाई किए तो कंस्ट्रक्टिव, n + ½ से मल्टीप्लाई किए 2 पाई को तो डिस्ट्रक्टिव। तो याद रखना आपके लिए आसान होगा अगर आप दोनों को सिमिलर तरीके से, मतलब दोनों में 2 पाई, एक में 2 पाई को n से मल्टीप्लाई करना है और एक में 2 पाई को n + ½ से मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे देखो, n की वैल्यू 0 रखोगे, तो n की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो देखो 0 + ½ तो ये पाई हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू हो जाएगा पाई, तो cos पाई आपका -1 होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। n की वैल्यू 1 रखोगे तो आपका देखो 1 रखने पे हो जाएगा 3/2 × 2 पाई, है ना। 3/2, 1 + ½ ये 3/2, तो 2 कैंसिल हो गया तो ये 3 पाई हो गया, तो 3 पाई पे भी आपका क्या हो जाएगा? -1। यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आप ये याद रखो कि जो फेज डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच वो n + ½ × 2 पाई। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस फॉर्मूला को याद रखो, हालांकि ये भी इसी का रूप है, ठीक है ना। इसको राइट डाउन कर लो। कर लिया आपने? चलो अब इसमें पाथ डिफरेंस वाला भी बात करते हैं कि पाथ डिफरेंस वाली बात कैसे करेंगे। तो सीधी सी बात है, अभी हमने सीखा कि फेज डिफरेंस, जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस इक्वल्स टू k × Δx, है ना। पाथ डिफरेंस, तो ऑटोमेटिकली फेज डिफरेंस हमको ऐसा चाहिए जो कि क्या कर सके? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर सके। तो बच्चों फाई की वैल्यू अभी हमने देखा, क्या देखा कि 2 पाई और ब्रैकेट में n + ½ यही देखा ना, कि ये अगर आएगा तब जाके वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरेंस। तो अब एक काम करो, यहां पे रख दो k × Δx, यहां पे रख देते हैं k × Δx इक्वल्स टू 2 पाई n + ½ अब बच्चों यहां से देखो
के की जगह चाहो तो लिख सकते हो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2 पाई n प्लस हाफ। अब यहाँ पे बहुत आसानी से आप 2 पाई और 2 पाई को कैंसिल कर दो, लैम्डा को उधर भेज दो, तो यहाँ से डेल्टा एक्स इक्वल्स टू n प्लस हाफ इंटू लैम्डा, ये निकाल के हम लोग लाए। तो इसका मतलब है कि जब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था तो वो था आपका क्या, एन लैम्डा। याद करो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एन लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव में क्या हो गया, एन प्लस हाफ इंटू लैम्डा। अब यहां पे आप चाहो तो एन के जगह 0 रख दो, तो एन की जगह 0 रखोगे तो डेल्टा एक्स आ जाएगा लैम्डा बाई 2। एन की जगह 1 रख दो तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 2। तो मतलब कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो लैम्डा बाई 2 कर सकते हैं, 3 लैम्डा बाई 2 कर सकते हैं, 5 लैम्डा बाई 2 कर सकते हैं, 7 लैम्डा बाई 2 कर सकते हैं। जैसे कंस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस क्या था, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, और ये आ गया लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। तो ऐसे केस में आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और मिनिमम से मिनिमम वेवलेंथ वहां पे, मिनिमम से मिनिमम इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड वहां पे प्रोड्यूस होगा। इसे लिख लीजिए। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है 2 वेव्स हुज इंटेंसिटी आर सेम। 2 वेव है जिसकी इंटेंसिटी सेम है और दोनों की इंटेंसिटी क्या है, आई। मूव टूवर्ड्स पॉइंट पी, दोनों एक पॉइंट पी की तरफ मूव करता है इन सेम फेज, है ना। अच्छा, 2 टर्म है, एक सेम फेज, एक आउट ऑफ फेज। सेम फेज का मतलब होता है फेज डिफरेंस 0, और आउट ऑफ फेज का मतलब लेना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी 180 डिग्री का डिफरेंस। तो खैर यहां सेम फेज में लिखा हुआ है, तो कहता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताइए पॉइंट पी पे। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, एकदम आराम से आप बना लोगे। बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, करके देखो। कर लिया आपने, चलो। तो भाई सेम फेज का मतलब ये कि मेरे को आई मैक्स निकालना है, तो आई मैक्स का फॉर्मूला यानी मैक्सिमम का केस है ये। तो ये हो गया अंडर रूट आई प्लस अंडर रूट आई का होल स्क्वायर, यही बताया था ना। क्योंकि दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो I1 I2 तो सेम ही हो गया। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, ये आपका हो गया अंडर रूट आई प्लस अंडर रूट आई। तो बच्चों ये हो गया आपका कितना, 2 अंडर रूट आई, यही आया ना, का होल स्क्वायर, है ना। अंडर रूट आई को ऐड करेंगे तो अंडर रूट 2i, और इसको होल स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 4i। तो इस तरीके से आई मैक्स जो निकल के आएगा 4i। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर हो गया ए। ठीक है, तो चलो इसको राइट डाउन कर लो। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पे लिखा हुआ है कि रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ 2 वेव इज 3:4। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम विल बी। तो देखो 2 वेव है, दोनों के एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया है और फिर आपको इसको इंटरफेयर करवाना है और मैक्सिमम पॉसिबल और मिनिमम पॉसिबल, ठीक है ना, इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। तो आप फटाफट इसको कैलकुलेट करो। कर लिया आपने, चलो देखते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, है ना। तो दोनों वेव की जो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का जो रेशियो है दैट इज A1/A2, ये दिया हुआ है क्या आपका 3:4। क्लियर है। और फिर आप जानते हो बच्चों कि जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी वो होती है आपका एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो इंटेंसिटी का रेशियो जो आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर। तो यहां से ये देखो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और ये 4 का स्क्वायर 16, यानी दोनों वेव का जो इंटेंसिटी का रेशियो निकल के आएगा वो आएगा आपका 9:16। अब आ जाओ मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है इंटेंसिटी का। तो बच्चों आई मैक्स कब कैसे निकालेंगे, तो आई मैक्स के लिए आप I1 और I2 को अंडर रूट करके स्क्वायर करते हो। तो मान लो I1 को 9x, I1 इक्वल्स टू
9x, तो ऑटोमेटिकली I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16x, है ना, क्योंकि इनका रेशियो 9/16 है। तो x अगर मान लेते हैं रेशियो का कांस्टेंट, तो I1 इक्वल्स टू 9x, I2 इक्वल्स टू 16x। तो I मैक्स कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट I1, तो I1 क्या है आपका 9x प्लस अंडर रूट 16x का होल स्क्वायर। तो 9x का तो हो जाएगा 3 अंडर रूट x और ये 4 अंडर रूट x का होल स्क्वायर। तो 3 4 हो जाएगा 7 अंडर रूट x, होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 49x। ये आ गया आपका I मैक्स। और अगर मिनिमम की बात करेंगे बच्चों, तो I मिनिमम के लिए आप सीधी सी बात है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अंडर रूट 9x माइनस अंडर रूट 16x का स्क्वायर। तो 9 का हो जाएगा 3x, इसका हो जाएगा 4x अंडर रूट में, है ना, पूरे को अंडर रूट में किए हुए हैं ना। तो आपका ये 3x में से 4x गया तो माइनस एक्स, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा वो, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा सीधा x। देखो ये 3 अंडर रूट एक्स आएगा, ये माइनस 4 अंडर रूट एक्स, तो 3 अंडर रूट एक्स में से 4 अंडर रूट एक्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा माइनस अंडर रूट एक्स, का स्क्वायर करेंगे तो x ही होगा। तो आपको रेशियो निकालना है I मैक्स टू I मिनिमम। तो I मैक्स टू I मिनिमम रेशियो निकालोगे तो ऑटोमेटिकली देखो कितना आ जाएगा। ये यहाँ पे ये 49 है और ये x है, तो लिख देंगे 49x अपॉन x, तो 49:1। तो दिस इज द आंसर। तो हो गया आपका ये सेकंड, ठीक है। तो इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं।